Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. कितने पल गुजरे थे, कितनी हवाओं ने उसे घेरा होगा. उस वक्त, उस लम्हा कोई होश नहीं था. सिहुआ बस वहाँ ऐसे ही खड़ी हुई थी. वो एक बुत्त की तरह बस न जाने कहाँ देख रही थी. अभी भी उसके कानों में डॉक्टर की आवाज़ गूंज रही थी. इन पिछले 2 महीने में सिहुआ ने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ समझने की कोशिश की थी. देखा था उसने किस तरीके से जुन हर पल के साथ बिखर रही है, घुट रही है, घुल रही है अंदर ही अंदर. पर उससे भी ज़्यादा बुरी बात जो थी वो ये थी कि जब से लेके अब तक एक बार भी जुन ने एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला था. वो सिहुआ के करीब तो बैठती थी, सिहुआ उससे बात करने की कोशिश करती थी, उसे किस्से कहानियाँ सुनाती थी, पर जुन तो बिल्कुल पत्थर थी. ना ही उसकी आंखें झपका करती थी और ना ही उसके लफ्ज़ से कोई आवाज़ बाहर आती थी. सिहुआ लगातार जुन से कांटेक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी, पर जुन ने खुद को शट कर लिया था कंप्लीटली. वो जब भी चिल्लाती थी, जब भी चीखती थी, जब उसे क्रेविंग होती थी उस ड्रग्स की. और इसीलिए सिहुआ बहुत घबरा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जुन किस तरीके से मेंटली डील कर रही है, और अगर उसके साथ एक बेबी होगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी, एक्सेप्ट करेगी, आगे बढ़ेगी. बस यही सब चीज़ें सिहुआ के मन को घबरा रही थी. वो खुद अब 4 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसीलिए उसको खुद का भी बहुत ख्याल रखना था. पर ये सब चीज़ें, ये सब कुछ सोचने के लिए नहीं थी. चाहे कुछ भी सोच लो, हकीकत का सामना करना ही होगा. बस यही सोचकर सिहुआ ने अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया. वो वहाँ पहुँच गई जहाँ जुन थी. दरवाज़ा खोलते वक्त बहुत सारे ख्यालात सिहुआ के मन में थे. वो किस तरीके से बताएगी, क्या कहेगी, कैसे बोलेगी. पर हिम्मत कर उसने दरवाज़ा खोल ही दिया. वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं था. बहुत चीज़ें ऐसी थी जो जुन के स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी. एक ऐसा शख्स जो फूलों के बीच में पला हो, जिसकी ख्वाहिशें आसमान को छूने वाली हों, वो आज ऐसी जगह पर था. तस्वीर बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, पर हकीकत थी, कड़वी हकीकत. जुन अभी भी बिल्कुल पत्थर की तरह वहाँ उस बेड पर लेटी हुई थी. उसकी आंखें सीलिंग को निहार रही थी. कोई रिएक्शन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, कोई फीलिंग्स नहीं थी. स्टोन, कंप्लीट स्टोन कोल्ड. सिहुआ वहीं जाकर बैठ गई. बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोली, जुन भी कुछ नहीं बोली. दोनों वहीं सन्नाटे में ऐसे ही बैठे रहे. सिहुआ का हाथ उसकी बेली पर था. वो धीरे धीरे उसे क्रेज कर रही थी. पर अगले ही पल जो कुछ हुआ वो लगभग सिहुआ का धड़कन रोकने के लिए काफी था. उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, वो आवाज जो पिछले 2 महीने से सिहुआ सुनने के लिए तरस रही थी. वो जुन की आवाज थी. उसने कहा, क्या हुआ है? 2 लफ्ज, सिर्फ 2 लफ्ज. सिहुआ ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अपनी खुद की केयर करनी होगी. जुन ने कहा, क्यों? सिहुआ ने कहा, वो. जुन ने कहा, कह सकती हो, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है. बहुत कुछ सुनकर यहाँ आई हूँ. तुम्हारे शब्द उससे ज़्यादा तीखे, गंदे और बेहुदा नहीं होंगे. बोलो, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं मरने वाली हूँ? कितना समय बचा है? या मैं पूरी तरीके से पागल होने वाली हूँ? क्या है, मुझे बता दो. फिर मैं एक सुकून की नींद लेना चाहती हूँ. मेरा शरीर दर्द कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी. जुन, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों तुम दिल दुखा रही हो? मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है. और तुम तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी. तुम्हें तो जीना पसंद था जुन. तुम जिंदगी से प्यार करती थी. जिंदगी तुम्हारे लिए सब कुछ थी. तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट, आज सब कुछ गायब हो गया है. जुन प्लीज अपने आप को दुख देना बंद करो. मुझे मेरी जुन चाहिए, मेरी जुन चाहिए. सिहुआ लगातार जुन का हाथ पकड़कर इसे कुछ कह रही थी, पर जुन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया. उसने कहा, वक्त गुजर गया है और वो जुन बहुत पहले ही मर चुकी है. अब तो शायद वो इतनी ज़्यादा दब चुकी होगी ज़मीन के अंदर कि उसकी अस्थियां भी तुम्हें नहीं मिलेंगी. बेहतर है मुझे बता दो क्या कहा है, और तुम मुझे यहाँ अपने साथ रखी क्यों रखा है? छोड़ दो मुझे और चली जाओ. तुम्हारी खुद की ज़िंदगी है, मुझे परेशान करना बंद करो. अचानक ये सब बातें बोलते वक्त जुन का बीपी जो था वो रेस हो गया. उसको नौशिया सा फील होने लगा, वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा. उसने अपने हाथ में से सलाइन को बाहर निकाला और वहीं बाथरूम की तरफ भागी. सिहुआ भी उसके पीछे भागी. उसने कहा, जुन वहाँ पर वॉमिट कर रही थी. लगातार काफ़ी देर तक वो वॉमिट करती रही.
उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। वो बस वहीं दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसने लंबी लंबी सांसें लेता हुआ कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? नॉशियस फील हो रहा है। डॉक्टर कहाँ है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये कहते हुए जुन ने अपना स्टमक पकड़ लिया। उसके स्टमक में बहुत पेन हो रहा था, बहुत तेज। सिहुआ ने जुन के कंधों को पकड़ते हुए कहा, जुन संभालो अपने आप को, प्लीज काम डाउन। पर जितना ज्यादा सिहुआ जुन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उतना ही जुन अनकंट्रोल्ड हो गई थी। वो खुद को हार्म करने लग गई थी। उसने अपने पेट को बहुत तेजी के साथ ग्रैब कर लिया। वो इतनी तेज अपने पेट को दबा रही थी कि ये देखकर सिहुआ डर गई। उसने जुन के हाथों को पीछे खींचते हुए कहा, जुन पागल हो गई हो क्या कर रही हो? जुन ने अपने हाथों को खींचते हुए कहा, नहीं मुझे दर्द हो रहा है। ये कहते हुए उसने अपने आप को खरोचना शुरू किया। अपने पेट पर वो बहुत तेजी के साथ मारने ही वाली थी कि एकाएक सिहुआ ने उसके हाथों को थाम लिया। उसने कहा, पागल हो गई हो, खुद को तकलीफ पहुंचाओगी और उसको भी तकलीफ पहुंचाओगी। वो मासूम है, उसे मत परेशान करो। जुन अभी दर्द में थी, अनकंट्रोल्ड थी, इसीलिए वो सिहुआ के शब्दों का मतलब नहीं समझ पाई। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उनकी चीखने चिल्लाने की वजह से वहां पर जो डॉक्टर थे वो भी तुरंत उस रूम में आ गए। नर्स ने सिहुआ को पीछे खींचते हुए कहा, क्या हो क्या रहा है? आप लोग चिल्ला नहीं सकते इस तरीके से। सिहुआ ने कहा, उसकी हेल्प करो, वो बहुत दर्द में है। उस नर्स ने सिहुआ को उस कमरे से बाहर निकाल दिया। सिहुआ बाहर खड़े होकर जुन की चीखों को सुन रही थी वो किस तरीके से जुन चिल्ला रही है। पर सिवाय रोने के भी सिहुआ कुछ नहीं कर सकती थी। वो वही फर्श पर बैठ गई। कितनी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। जुन चीखती रही, डॉक्टर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। वो कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए फैसिलिटीज़ बहुत सारी नहीं थी। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। पर जब उस रूम से वो बाहर आए तो उनका फेस बिल्कुल भी ठीक साउंड नहीं कर रहा था। सिहुआ एकदम से अपने आंसू को पोंछते हुए खड़ी हुई। उसने कहा, डॉक्टर क्या हुआ? ठीक तो है ना वो? डॉक्टर ने कहा, क्या उन्हें किसी तरीके की प्रॉब्लम है? I mean, कुछ मेंटली प्रॉब्लम या किसी भी तरीके की और प्रॉब्लम? आप प्लीज मुझे बता सकती हैं, क्योंकि इतना अग्रेशन कोई नॉर्मल पेशेंट के लिए अंदर नहीं होता। सिहुआ के पास इस चीज का जवाब नहीं था। उसने अपने सर को झुका लिया। उस डॉक्टर ने अपनी वॉइस थोड़ा काम करते हुए कहा, देखिए मिस, जैसे कि आप इस हॉस्पिटल को देख रही होंगी, यहाँ बहुत फैसिलिटीज नहीं है और इस तरीके के पेशेंट को जो कि प्रेग्नेंट है और इस तरीके का बिहेव दे रहा है, मुझे नहीं लगता अगर आप ज्यादा देर लगाएंगे तो चीजें ठीक हो पाएंगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल स्टेज में है। सिहुआ ने कहा, दरअसल डॉक्टर ये सब कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स। डॉक्टर ने कहा, ड्रग्स? सिहुआ ने बहुत देर तक अपने मन को मनाया। इसके बाद वो डॉक्टर के साथ उसके कैबिन में चली गई। सिहुआ ने सब कुछ उस डॉक्टर को बताया। डॉक्टर लगभग आश्चर्यचकित हो गए थे। उसने कहा, क्या इतना हैवी ड्रग? ये एक ड्रग एडिक्ट पेशेंट है और ये प्रेगनेंसी कैरी करना चाहती हैं? मैं आप लोगों को ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से ये प्रेगनेंसी को यहीं टर्मिनेट कर देना चाहिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा पेशेंट के साथ। वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, खुद को चोट पहुंचाएंगे और बेबी को भी। और अगर आपने इस प्रेगनेंसी को और आगे कंटिन्यू किया तो मुझे डर है कि उनकी जान के ऊपर भी बात आ सकती है। प्रेगनेंसी को यहीं टर्मिनेट कर दिया जाए, वरना आगे चलकर तो डेफिनेटली चांसेस है मिसकैरेज होने के। और इनको रिहैब भेजिए। इस वक्त रिहैबिलिटेशन सेंटर ही इनका एक स्पॉट है जहां इनका इलाज बहुत ही ज़्यादा प्रोसीजर के साथ हो सकेगा। एक ड्रग एडिक्ट पेशेंट बहुत खतरनाक हो सकता है। आपने इन्हें 2 महीने तक संभाला भी कैसे? मैं शॉक्ड हूँ ये बात जानकर। सिहुआ ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, नहीं, ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं हो सकती। डॉक्टर ने कहा, सच में? क्या आपने पेशेंट से इस बारे में पूछा है? सिहुआ के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने कहा, मैंने आपको बता दिया है, बाकी चॉइस इज योर्स, आप जा सकती हैं। इसके बाद सिहुआ उस कैबिन से बाहर आ गई। उसे समझ ही नहीं आया क्या करे। यही एक डर था उसके मन में जो उसे खाया जा रहा था जब से उसने ये खबर सुनी थी। रिहैब सेंटर, मेडिकल फीस, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें थी जो सिहुआ के सामने आने वाली थी। पर फिलहाल सबसे पहली चीज़ थी कि उसे जुन से बात करनी होगी। वक्त गुजर गया। लगभग 4 घंटे बाद जब जुन को होश आया तो सिहुआ उसके सामने ही बैठी हुई थी। जुन ने कहा, फॉर गॉड सेक, मुझे बताओ ये हो क्या रहा है? ये डॉक्टर किस तरीके की दवाइयाँ मुझे दे रहा है कि कोई फायदा नहीं हो रहा। जुन अभी भी चीख रही थी। सिहुआ जुन की सारी बातों को सुन रही थी, पेशेंटली, बहुत पेशेंटली। जब जुन ने देखा कि सिहुआ उसे कोई जवाब नहीं दे रही है, तब उसने अपनी निगाहों को सिहुआ की तरफ किया। उसने कहा, तुम कुछ बोलोगी या ऐसे ही शांत बैठी रहोगी? सिहुआ ने लगभग साय करते हुए कहा, जुन, जो मैं कहने वाली हूँ प्लीज़ उसे कामली सुनना।
मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से चीखो और चिल्लाओ। जुन ने कहा वॉट एवर। सिहुआ ने कहा वॉट एवर नहीं, यू आर प्रेग्नेंट। ये 3 शब्द जैसे उस पूरे कमरे के अंदर ऐसी सन्नाटे को दे गए थे जिसे तोड़ने की हिम्मत उन दोनों में से ही किसी की तरफ नहीं थी। जुन कंप्लीटली शॉक्ड होकर सिहुआ की तरफ देख रही थी और सिहुआ भी जुन को ही देख रही थी। कुछ पल के बाद जुन के वो शॉक्ड एक्सप्रेशन एक पल में जैसे हंसी में बदल गए हों। उसने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छा जोक था, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। प्रेग्नेंट, आर यू किडिंग मी? जुन का ऐसा बिहेवियर देखकर एक सिहुआ भी थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। उसने कहा, जुन मैं सीरियस हूँ, यू आर 2 month प्रेग्नेंट। अब जुन ने सिहुआ को घूर कर देखा। उसने कहा, आर यू किडिंग? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सच बताओ मुझे। सिहुआ सच बताओ, क्या बकवास कर रही हो तुम? सिहुआ ने जब बहुत देर तक कुछ नहीं कहा तो अब जुन को लगभग उसके सवालों के जवाब मिल गए थे, क्योंकि सिहुआ की आंखों में वो सच था जिसने जुन को डरा दिया। उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो दवाई दी गई थी, मुझे बर्थ कंट्रोल की पिल दी गई थी। ऐसा नहीं हो सकता। हो उस डॉक्टर ने दिया था मुझे। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये सिहुआ नहीं। ये कहते हुए जुन का पूरा चेहरा पसीने से भीग गया। वो बहुत लंबी सांसें लेने लगी। सिहुआ ने तुरंत जुन को थामते हुए कहा, जुन प्लीज काम डाउन, प्लीज बेबी, ऐसे मत चिल्लाओ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, प्लीज। जुन ने सिहुआ के हाथों को पकड़ते हुए कहा, जुन, सिहुआ नहीं, ये ऐसे मुझे डर लग रहा है। नहीं सिहुआ प्लीज, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। मैं रेडी नहीं हूँ। ये कहते हुए जुन बहुत जोर से रोने लगी। एक तरीके से उसका मेंटली ब्रेकडाउन हो गया था और जुन की ऐसी हालत देखकर सिहुआ भी बहुत रो रही थी। उसने जुन को अपनी बाहों में थामते हुए कहा, प्लीज जुन, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं, तुम ऐसे नहीं रो सकती, मत रो बेबी, प्लीज मत रो। इतना रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सिहुआ बहुत देर तक जुन को समझाती रही, पर जुन सिर्फ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इस सच को नकारने की कोशिश कर रही थी जिसे वो नकार नहीं सकती थी। बहुत देर तक जब जुन रो कर थक गई थी तब वो हिचकियां लेकर लगभग सिहुआ के कंधे पर कहने लगी, अब क्या होगा? मैं कैसे ये सब कुछ संभालूंगी सिहुआ? मैं नहीं कर सकती, तुम जानती हो ना मेरी क्या हालत है। ये कुछ ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन दोनों में से ही किसी के पास नहीं था। सिहुआ बहुत अच्छे से जानती थी कि जुन क्या कहने की कोशिश कर रही है, पर वो क्या कर सकती है। उसने जुन के बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए कहा, मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ जुन, बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम लोग साथ में डील करेंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? जुन ने कहा, मैं क्या चाहती हूँ? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम मेरे साथ हो? मेरे साथ कोई नहीं है, न था न कभी होगा। तुम सब झूठ बोलते हो, सब सिर्फ वादा करते हो, कोई साथ नहीं निभाता, और जो निभाता है वो सिर्फ धोखा देता है। मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। ये बेबी, ये मैं इसे कैसे संभालूंगी? मैं तो खुद को नहीं संभाल पा रही। मेरी जान, मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? जुन लगभग बावलों की तरह बिहेव कर रही थी। उसका पूरा चेहरा फक्त सफेद था, आंखों में आंसू थे और गला लगभग रुंधा हुआ था, आवाज भी नहीं निकल रही थी। सिहुआ ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जुन ने लगभग अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम सबसे पहले अपना हाथ छुड़ा कर गई थी और वापस आई तो लैंड हुआ के साथ। मुझे बताओ अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। सिहुआ ने लगभग चीखते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली और तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया तो याद रखना। ये कहते हुए जैसे ही सिहुआ ने चिल्लाते हुए जुन की तरफ देखा, जुन एक पल में जैसे शांत हो गई। उसने कहा, तुम क्या करोगी? सिहुआ ने कहा, कोशिश कर देखो, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी अगर तुमने कोई भी तकलीफ पहुंचाई खुद को या इस बेबी को। मैं सिर्फ तुमसे सॉल्यूशन पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। क्या ऐसे ही इस कमरे के अंदर रोना चाहती हो या अपने बच्चे को मार देना चाहती हो? क्योंकि डॉक्टर ने बहुत साफ बोल दिया है कि अगर ऐसे ही तुम करती रही तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ेगी, और टर्मिनेट नहीं करनी पड़ेगी तो मिसकैरेज हो जाएगा। चाहती हो ये? बताओ ये चाहती हो? सिहुआ के लफ्ज उस पूरे कमरे में जैसे ही गूंजे, एकाएक
जो जुन का चेहरा था वो और ज़्यादा सफ़ेद हो गया। उसने अपने हाथ को प्रोटेक्टिवली अपनी बेली के ऊपर रखा। उसका माइंड शॉक्ड था, बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस थी वो क्या फील कर रही थी, उसके इमोशंस को ठीक शब्द नहीं दिए जा सकते थे। मूड स्विंग्स हो रहे थे। ये यूँ कहो, कुल मिलाकर वो अपनी ठीक माइंड में नहीं थी, पर वो डर गई थी। मिसकैरेज वर्ड सुनकर ही उसे बहुत डर लग गया था। अबॉर्शन, टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, ये 4-5 शब्द जैसे मान लो सब कुछ जिनके अंदर बदल कर रख दिया था। वो क्या किस मेंटल स्टेट में है ये कहा नहीं जा सकता था। वो खुद के हाथ अपने घुटनों में बांध कर, अपने सर को अपने घुटनों में रख कर वहीं बैठी रही, कांपती रही, बहुत देर तक बैठी रही बिना कुछ बोले। उसकी आंखों में डर था। एक ऐसी लड़की जो पूरी दुनिया से भिड़ने के लिए तैयार रहती थी, जिसकी आंखों में हमेशा आग रहती थी, चेहरे पर मुस्कुराहट और जबान इतनी तीखी, इतनी तेज कि किसी का भी मुंह बंद कर दे, वो आज कांपती हुई बैठी हुई है, शांत बैठी है, ऐसे घबरा रही है, ऐसे डर रही है जैसे मान लो दुनिया में वो अकेली है, बिल्कुल अकेली। हज्जुन किसी शेरनी की तरह नहीं लग रही थी, वो एक बिल्कुल छोटे भीगे हुए बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी, जो बारिश में भीगा हुआ है, रात के अंधेरे से डरा हुआ है, कांप रहा है, बस गर्माहट चाहता है, थोड़ी सी गर्माहट। बहुत देर के बाद जुन ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, सिहुआ, मैं क्या करूंगी अब, मैं क्या करूंगी। ये कहते हुए उसने जैसे ही अपनी निगाहों को उठाकर सिहुआ की तरफ देखा, उस पल जैसे सिहुआ के अंदर सब कुछ टूट गया, बिखर गया। इन आंखों में कितना कुछ है, जिनकी वो आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उसके लफ्ज जितने ज़्यादा डरे हुए थे, उससे ज़्यादा डरी हुई उसकी आंखें थी। इतनी डरी हुई कि उसने सिहुआ के मन में भी डर पैदा कर दिया। उसने जुन को खींचकर अपनी बाहों में लिया और उसे गले लगा लिया। उसने जुन को बहुत तेजी के साथ थामते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम करेंगे ना, हम करेंगे। ये बेबी तुम्हारा है, हमारा है, हम इस बेबी का ख्याल रखेंगे। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ जुन, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती हो? बताओ मुझे। जुन ने कहा, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता सिहुआ, पर बेबी ये पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है, सुनकर अच्छा लग रहा है। ये तुम्हें पता है, ये शाओफी का है, शाओफी। I truly love him, सिहुआ, I love him, but देखो ना हमारे प्यार ने आज क्या हालत कर दी है। ये मैं खुशखबरी तक उसको नहीं दे सकती। वो मुझसे कन्फ्यूज करता रहा, एंड तक वो सब कुछ कहता रहा, पर मैं उसके सामने नहीं आई। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मैं कुछ नहीं कह पाई, मैं कुछ भी नहीं कह पाई। बेबी उसका है, पर मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। उन्होंने मुझे बर्थ कंट्रोल पिल दिया था, उन्होंने बहुत कुछ गंदा बोला था, उन्होंने कहा था, पर ये कैसे हो गया, कैसे ये बेबी, ये मेरा बेबी है, मेरा और शाओफी का। ये जुन लगभग इतनी जोर से कांप रही थी, हिचकी ले रही थी, डरी हुई थी। उसे खुद भी नहीं पता था वो ये सब कुछ कैसे बोल रही है। इतने 2 महीने में ये पहली बार था जब जुन ने अपने कोई भी इमोशंस को शो किया था और इस तरीके से बाहर निकाला था। ये उसके मूड स्विंग्स थे या इस प्रेगनेंसी का असर था, जो कुछ भी था, पर पहली बार इतने सारे इमोशंस को एक साथ बाहर निकाल कर उसने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया था। और जो चीज़ देखकर सिहुआ थोड़ा सा लाइट फील कर रही थी। वो समझ सकती थी कि इस वक्त जुन किस टर्माइल में है, पर इससे पहले कि सिहुआ कुछ भी कह पाती, जुन ने खुद को अलग कर लिया। उसने अपने पैरों को बांध लिया, खुद को सुकेड़ कर उसने कहा, नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी, कोई नहीं, ये मेरा बेबी है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी। मैं जुन हूँ, मैं चांग से सरिन हूँ, मैं रूल करती हूँ सबके ऊपर, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी वो शख्स से हाथ नहीं लगाएगा जो मेरी तरफ अपनी निगाहों को गंदा कर देखता है। मैं किसी को इसके पास नहीं आने दूंगी। आई स्वेयर सिहुआ, कोई भी इसके करीब नहीं आएगा, कोई भी इसे हार्म नहीं कर सकता। ये मेरा बेबी है। जुन अब लगता है अपना कंट्रोल लूज कर चुकी थी पूरी तरीके से। उसके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे थे, गुस्सा, हंसी, अजीब से सारी हरकतें थी उसकी। इस वक्त वो बहुत गुस्से में थी, इतने गुस्से में कि एक पल के लिए तो सिहुआ भी कांप गई।
ये इतने सारे मूड स्विंग्स को उसे भी संभालना मुश्किल हो रहा था। वो भी वीक थी, वो भी प्रेग्नेंट थी। एक लेडी को इस तरीके से संभालना उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल था। उसने शांत करते हुए कहा, हाँ मैं समझ गई, कोई से हार्म नहीं करेगा जुन, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी, हम प्रोटेक्ट करेंगे। जुन ने लगभग चकल करते हुए कहा, तुम प्रोटेक्ट करोगी? कैसे प्रोटेक्ट करोगी? मैं यहाँ हूँ, हम यहाँ हैं। देखो कोई भी हमें कुछ भी कर सकता है, कोई भी। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, हम इसे कैसे रखेंगे जी हुआ, हम इसे कहाँ रखेंगे? जब ये हमारी लाइफ में आ जाएगा तब मैं इसे कैसे संभालूंगी, मैं इसकी केयर कैसे करूँगी? बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी, इसे बहुत कुछ चाहिए होगा। सिहुआ, हमें सब कुछ खरीदना होगा, हमें जाना होगा। सिहुआ ने लगभग चुन के कंधों को हिलाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। जो ने लगभग अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मेरा दिमाग ठिकाने पर है, सब कुछ मैं ठीक है तो कह रही हूँ। मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे मेरे अकाउंट से पैसे चाहिए। चलो सिहुआ, चलो, हमें बहुत सारी चीज़ों को खरीदना है, हमें अच्छा घर खरीदना है, हमें बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं, बहुत सारी चीज़ों को खरीदना है, हमारा बेबी आने वाला है ना। चलो ना, जल्दी चलो। ये कहते हुए जुन लगभग भागने ही वाली थी उस बिस्तर को छोड़कर, पर अब सिहुआ का कंट्रोल जवाब दे चुका था। उसने खींचकर जुन को अपनी तरफ खींचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगाया। उसने कहा, पागल हो गई हो तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोले जा रही हो, क्या बड़बड़ाए जा रही हो? जुन, होश में आओ। ये कहते हुए वो उसके कंधों को पकड़कर हिलाने लगी। जुन पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई थी। उसने अपने हाथ को अपने गाल पर लगाया और रोने लगी, बहुत जोर से रोने लगी। उसने कहा, मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, सिहुआ छोड़ दो मुझे, मैं नहीं कैरी कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर सकती। ये कहते हुए अपने बिस्तर पर गिर गई। सिहुआ ने उसे गले लगा लिया, उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, रोकने की कोशिश करने लगी, पर जुन बेकाबू थी, पूरी तरीके से बेकाबू। सिहुआ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे रोके, कैसे संभाले इन सारे इमोशंस को जो जुन के अंदर से बाहर आ रहे हैं। ये सच में बहुत हार्मफुल हो सकता है। इतनी सारी आवाज़ सुनकर एकाएक उस रूम का दरवाज़ा खुला। वहाँ से एक नर्स भागती हुई आई। उसने कहा, ये क्या हो क्या रहा है? सिहुआ ने कहा, प्लीज़ इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, ये खुद को हार्म कर लेगी। उस नर्स ने कहा, मैडम आप पहले पीछे हो जाइए, छोड़िए ना। वो एक यंग लड़की थी। उसने सिहुआ को पीछे किया और जुन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। सिहुआ बस दूर से खड़े होकर सारे नज़ारे को देख रही थी। उस नर्स ने जुन को काबू किया, उसकी सलाइन के अंदर एक सेडेक्टिव लगाया और बहुत देर तक जुन के हाथों को थाम कर बैठी रही ताकि जुन काम हो सके। देखते ही देखते उस दवा ने अपना असर किया और जुन गहरी नींद में सो गई। अब वो नर्स सिहुआ की तरफ बढ़ गई थी। सिहुआ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके शरीर पर निशान थे, खरोचों के निशान, चोटों के निशान जो जुन ने जाने अनजाने में उसे दे दिए थे। उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बाल भी बिखर रहे थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, पसीना आया हुआ था। उस नर्स ने सिहुआ से कहा, मैडम आप ठीक तो हैं? सिहुआ की निगाहें अभी भी जुन की तरफ थी। उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उस नर्स ने कहा, ठीक नहीं लग रही हैं, बैठ जाइए, मैं अपनी फर्स्ट एड कर देती हूँ। एकाएक सिहुआ ने कहा, फर्स्ट एड? उस नर्स ने कहा, जानती हूँ आपने अपने जख्मों पर ध्यान नहीं दिया होगा, आप इतना ज़्यादा उन्हें संभालने में बिजी हो गई थी कि आपकी खुद को बहुत चोट लग गई है। बैठ जाइए, मैं आपके सारे जख्मों को ठीक कर देती हूँ। सिहुआ वहीं बैठ गई थी। वो यंग लड़की सिहुआ के उन जख्मों को ट्रीट कर रही थी। उसने कहा, आसान नहीं होता ऐसे पेशेंट को हैंडल करना। सिहुआ ने कहा, हाँ मैं कोशिश कर रही थी उससे बात करने की। उस नर्स ने कहा, बात? अभी आप इनसे बात नहीं कर सकती, ये कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है, बहुत अग्रेसिव है। मैंने सुना आप डॉक्टर से क्या कह रही थी, ड्रग एडिक्शन आसानी से नहीं जाता, और जब ऐसा कोई पेशेंट इनसे डील करता है तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अचानक से एक पल में वो खुश होते हैं, फिर एक पल में रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, बहुत सारे इमोशंस ओवरफ्लो हो जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ। एक सिहुआ ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, तुम समझ सकती हो? कैसे? उसने कहा, मेरी मॉम, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से यहाँ नर्स हूँ, पेशेंट्स को देखती हूँ और साथ में मेरी मॉम एंशिएंट मेडिसिन को प्रैक्टिस करती हैं। हम लोग काफ़ी समय से ऐसे लोगों को देख रहे हैं। मेरे फादर इस तरीके की सिचुएशन में थे, इसीलिए मैं जानती हूँ। एक सिहुआ ने कहा, तुम्हारे फादर? उसने कहा, हाँ मेरे फादर। जब हम रहते थे तो वो भी कुछ इसी तरीके की डील में थे, तो मेरी मॉम उनकी ऐसे ही केयर किया करती थी। वो एंशिएंट मेडिसिन को प्रैक्टिस करती हैं तो उनका तरीका अलग होता था, एक्यूप्रेशर वगैरह, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें थी। उन्हीं को देखते देखते मेरा इंटरेस्ट भी नर्सिंग में आ गया, तो मैं यहाँ आ गई। मेरी मॉम घर पर है। सिहुआ ने कहा, तुम कहाँ रहती हो? उस नर्स ने सिहुआ को कहा, बस यही, ज़्यादा दूर नहीं। वैसे आप चाहें तो आप अपनी फ्रेंड को उन्हें दिखा सकती हैं, मेरी मॉम आपको अच्छी सजेशन देंगी, अच्छा गाइड कर देंगी।
सीहुआ ने कहा, सच में? उस नर्स ने कहा, आप चाहे तो विश्वास कर सकती हैं, वैसे भी सलाह लेने में क्या जाता है। इसके बाद वो बात वहीं खत्म हो गई थी। उस नर्स ने सीहुआ को अच्छे से बैंडेज किया। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। कुछ देर के लिए सीहुआ जुन को देखती रही और फिर उसके बगल में ही सो गई थी। इस तरीके से दिन आगे बढ़ने लगे। उस हॉस्पिटल में जुन की हालत में कोई सुधार नहीं था। वो और ज़्यादा अग्रेसिव होती चली जा रही थी। अब उसे किसी अच्छे रिहैब सेंटर में भेजना ही होगा, वरना चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। सीहुआ के लिए बहुत कुछ संभालना बहुत नामुमकिन होता चला जा रहा था। वो अकेली जान थी, खुद भी कमज़ोर थी, वीक थी, प्रेग्नेंट थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। पैसों की भी अब धीरे धीरे शॉर्टेज होने लगी थी। इतना सारा मनी वो लेकर नहीं आई थी, और किसी भी अकाउंट को अगर एक्सेस करती है तो उनकी जगह का पता लगना बहुत आसान है। किसी से मदद नहीं मांग सकती थी, इसीलिए उसे खुद भी कुछ छोटी मोटी जॉब करनी होगी। जैसे वक्त गुजर रहा था, सिचुएशन खराब हो रही थी, जुन की हालत खराब हो रही थी और अब पैसों की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। इसीलिए सीहुआ ने एक छोटी सी जॉब ले ली थी, पर उस जॉब पर जाने के लिए जुन को कहीं छोड़ना होगा, और कहाँ छोड़ सकती है? अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ छोड़ेगी तो वहाँ से कौन संभालेगा? इसीलिए यहीं कहीं आसपास में घर लेना होगा। यही सोचते हुए सीहुआ अपनी धुन में चल रही थी, तभी वो उस लड़की से वापस टकरा गई। उस लड़की ने कहा, अरे मैम आप? सीहुआ ने कहा, तुम? उस लड़की ने कहा, हाँ मैम, कैसी हैं आप, और पेशेंट कैसा है? सीहुआ ने कहा, मत पूछो, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस लड़की ने कहा, मैं समझ सकती हूँ, चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इस मामले में। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगी। सीहुआ ने कहा, अरे वैसे तुमने मुझे बताया तो है नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम जेनी है। सीहुआ ने कहा, ओह जेनी, वैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे अंदाजे में यहाँ कोई छोटा मोटा घर होगा? मुझे एक्चुअली घर लेना होगा, जिनको मैं यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकती। जेनी ने कहा, घर शायद मेरे घर के साइड कोई घर हो, मिल जाए आपको। वैसे मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरी मॉम को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, वो आपको अच्छी गाइड कर देंगी। सीहुआ ने कहा, श्योर, प्लीज़ मुझे बताइएगा, नंबर दे दीजिएगा, मैं वहाँ आकर ज़रूर उनसे मिलूँगी। सीहुआ आगे बढ़ने ही वाली थी कि जेनी ने पीछे से कहा, बस मैम आप कैसी हैं, आप भी तो प्रेग्नेंट है ना? सीहुआ के कदम वहीं थम गए। इतने महीनों में पहली बार किसी ने पूछा था कि सीहुआ कैसी है। इस वक्त सीहुआ बता नहीं पा रही थी वो कैसे अपने अंदर के इमोशंस को अल्फाज दे। उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। उस लड़की ने कहा, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, आपके लिए भी प्रेगनेंसी आसान नहीं होगी, देखती हूँ मैं आपको कितनी मेहनत कर रही हैं आप, प्लीज़ अपना भी ध्यान रखिए, इन सब मेहनत में कहीं अपने बारे में भूल मत जाइएगा। इसके बाद जेनी वहाँ से चली गई थी, पर सीहुआ कुछ पल के लिए वहीं रुकी रह गई, क्योंकि कहते हैं ना, बुरे वक्त में अगर कोई शख्स आपसे आपकी खैरियत के बारे में पूछ ले तो वो शख्स आपको बहुत बहुत अजीज लगने लग जाता है। मदद का हाथ कोई अगर बढ़ा दे तो वो हाथ बहुत प्यारा लगता है, और कोई अगर सलाह दे तो वो सलाह भी सोने से ज़्यादा खूबसूरत और महंगी लगने लग जाती है। और यही कुछ इस वक्त सीहुआ के साथ हो रहा था। जेनी उनकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह आई थी, और ये मिरेकल इस वक्त सीहुआ का सपोर्ट सिस्टम बना, उसका भी और जुन का भी। आगे आने वाले वक्त में यही चीज़ उन दोनों के साथ रहने वाली थी। सीहुआ जेनी के साथ उसकी मॉम को विजिट करने गई। पहली ही नज़र में सीहुआ समझ गई कि एक हम्बल, वार्म और एक्सपीरियंस लेडी है। जिन और उसकी मॉम दोनों ही सीहुआ और जुन की ज़िंदगी में एक मिरेकल की तरह थी। आंट शू एक मदरली फिगर थी, जिन्होंने उन दोनों का ही हाथ इस तरीके से थामा कि उन्हें मोटिवेशन तो दी ही, साथ में बहुत अच्छी तरीके से संभाला। आंट शू के कहने के ऊपर सीहुआ ने फैसला लिया कि वो जुन को एक रिहैब में डालेगी। आंट शू एक हर्बलिस्ट थी, वो एंशिएंट मेडिसिन को प्रैक्टिस करती थी, इसीलिए उनकी मेडिसिन को जुन पर काम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। और इस बीच में सीहुआ ने बहुत मुश्किल से जुन को मनाया एक रिहैब में डालने के लिए, पर यह ज़रूरी था। रिहैब का खर्चा बहुत था जिसे सीहुआ को उठाना होगा, मेडिसिन के फीस, साथ में किराए का खर्चा, बहुत सारे खर्चे थे जो आकर सीहुआ के कंधों पर टिक चुके थे। सफ़र को अकेले तय करना आसान नहीं होता। जब आप चलते हो तो बहुत सारी परेशानियां आपके कदमों में आती हैं, आपके सामने आती हैं, और इस सफ़र को सीहुआ को अकेले नहीं बल्कि जुन के साथ तय करना था। सो हे एवरीवन, आई होप आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया हो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट पार्ट तक हमारा पास्ट का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लास्ट होगा आई थिंक पास्ट के लिए। तो जो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि मेन कपल अभी तक नहीं है स्टोरी के अंदर, तो आई एम सॉरी गाइज फॉर ड्रैगिंग द पास्ट टू लॉन्ग, बट सीहुआ और जुन ये भी हमारा एक
मेन कैरेक्टर की तरह ही हैं हमारे इस पूरे नॉवल के अंदर, तो उनकी स्टोरी को भी थोड़ा सा वक्त देना ज़रूरी है। बाकी जिन लोगों को पास्ट पसंद ना आ रहा हो वो ये स्किप कर सकते हैं, ओके। बाकी आज के चैप्टर के अंदर जो हमने देखा, जो उनकी कंडीशन और जिस तरीके से सिहुआ ने उसको संभाला, और ऊपर से एंड में जो जेनी का कैरेक्टर आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाले चैप्टर के अंदर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि होता है ना, हमारे मुश्किल समय में जब कोई इंसान हमारा हाथ थाम लेता है, हमसे पूछ लेता है कि हम कैसे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो जेनी और आंट शू का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही होने वाला है। नॉवल में थोड़ी सी कम जगह लेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सब कुछ आप जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और बाकी सिहुआ और जुन के बारे में आप कुछ भी लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसा भी आपको आज का पार्ट लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और नेक्स्ट पार्ट तक हमारा ये पास्ट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो जिसको भी पास्ट पसंद ना आ रहा हो फील फ्री टू स्किप। हम नेक्स्ट पार्ट से हमारा मेन कपल शुरू कर देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।